फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज हमारे सीटेट की हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास है और आज इसकी तीसरी क्लास के अंदर जो है लगभग हमारी सारी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। पूरी पेडागोजी जो हिंदी की वो कंप्लीट होने वाली है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बचने वाला है तो उसको मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो आज सारी जो हिंदी की पेडागोजी वो खत्म होने वाली है। तो आज की पेडागोजी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो, समग्र और सतत मूल्यांकन सीसीई, परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का महत्व पढ़ने वाले हैं। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्लास मैंने हिंदी पेडागोजी के पहले डाल दिए हैं और एक लास्ट क्लास ये है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या फिर कोई क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट तो वो मैं आपको अगली वीडियो में डालूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोर्टफोलियो। तो देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो कुछ एक इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में जो है बच्चे से जुड़ी हुई सारी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। बच्चे के शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, उसकी अचीवमेंट, उपलब्धियाँ हैं, उसके पारिवारिक, व्यवहारिक जितने भी जो उसके रिकॉर्ड होते हैं, प्रगति होती है, उसकी कमियां होती हैं, वो सभी रिकॉर्ड उससे जुड़े हुए रखे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का एक संग्रह होता है। निश्चित अवधि में मतलब कि पिछले ईयर में बच्चे ने क्या क्या काम किए, उसने कितना अधिगम ग्रहण किया, कितनी उसमें कमी रहेगी, कितनी उसकी उपलब्धियाँ हैं, कितने उसमें सह शैक्षणिक गुण है, पारिवारिक गुण है, वो सभी इसके अंदर रखे जाते हैं। इसमें बच्चे की उपलब्धियाँ, प्रगतियों और कमियों को भी रखा जाता है। ठीक है। इसमें अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से देखिए बच्चे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो से बच्चे की समस्त महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें व्यक्तिगत, सह शैक्षणिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि मिलती है कि बच्चे ने जो है क्या क्या शैक्षणिक कार्य ग्रहण किया है, कितना उसने अधिगम कार्य जो ग्रहण कर लिए, कितना सीखा उसने, और उस शैक्षणिक कार्य के साथ साथ उसने जो भी गतिविधियाँ की वो ग्रहण की हैं या नहीं, फिर या फिर उसकी उपलब्धियाँ कितनी हैं, उसमें कितनी कमियाँ रह गई, वो सभी जो है इस पोर्टफोलियो, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है, इस फाइल के अंदर जो है सेव करके रखी जाती हैं, ताकि जब बच्चा अगर इस क्लास से जो नेक्स्ट क्लास में जाए तो इस क्लास का जो टीचर है, पिछली वाली क्लास का टीचर, वो नेक्स्ट क्लास के टीचर को वो फाइल दे देता है जिसमें बच्चे की संपूर्ण जानकारी होती है। अगला है, इस बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इनकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य है कि मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। किसी भी टीचर को पोर्टफोलियो दे दीजिए तो वो उस स्टूडेंट, उस बच्चे के बारे में जान जाता है कि इसकी अधिगम उपलब्धि कितनी है, इसकी सह शैक्षणिक, शैक्षणिक गतिविधियाँ कितनी है, पारिवारिक व्यवहार कैसा है, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी सारी मिल जाती है। तो ये होता है पोर्टफोलियो, जो कि अभी हमने इसके सारे नोट्स हैं, इसके सारे जो एक एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, एक एक लाइन में से पेपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सीसीई। सीसी समग्र एवं सतत मूल्यांकन। तो इसमें पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को, पॉइंट को। ठीक है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार सीसीई को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू की जाए। अब प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि कम से कम कक्षा 8 तक की तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनी होगी बच्चों को। तो उसके लिए बच्चों के लिए निःशुल्क बनाया गया कि बच्चों को एक तो क्लास 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाए, उनसे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाए और अनिवार्य कर दी जाए। वो भी शिक्षा भी कैसी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया है। ठीक है। तो सीसीई के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीसीई में सतत का अर्थ होता है कि बच्चे के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई। सतत का अर्थ मतलब कि बच्चे में सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई, उसमें जहाँ जहाँ कमी रह गई उस कमी के कारणों का पता लगाओ और उससे जो कि बच्चे को उसकी कमी को पूरा करो, मतलब कि उसकी कमी को निदान करो जहाँ पर कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकते हैं। साथ में यह भी पता लग सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है, मतलब कि जिस भी टॉपिक में या फिर जिस भी जगह पर बच्चे को अधिगम करने में, सीखने में कठिनाई हो रही है तो उस कठिनाई को, कारणों का पता लगाओ और कठिनाई के कारणों का पता लगाने के बाद में जो उसका निदान करो। तो निदान कर देंगे तो उसमें बच्चे का जो अधिगम है, उसमें जो कमी रह रही है वो उसकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट कि सीसीई के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन। ये क्या है समग्र मूल्यांकन? ये
प्रिंट करने में गलती हो गई। तो समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानना है। मतलब बच्चे की 360 डिग्री जितने भी बच्चे में प्रगति होती है, चाहे वो कोई सी भी प्रगति हो, चाहे सांस्कृतिक प्रगति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के बारे में प्रगति हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे शैक्षणिक, सभी गतिविधि के बारे में सीसी के द्वारा पता कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समग्र एवं सतत मूल्यांकन टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है कि परीक्षण के प्रकार, कि परीक्षण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले परीक्षण के प्रकार, इसमें पहला है व्यक्तिगत परीक्षण। मतलब व्यक्तिगत परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण, देखिए इस परीक्षण में एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब कि एक व्यक्ति का, एक अकेले व्यक्ति का ही जो है एक समय में परीक्षण किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण इस समय में नहीं किया जाता। जिस वक्त हम एक व्यक्ति का परीक्षण कर रहे होते हैं उस वक्त किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण नहीं किया जाता। सिर्फ एक व्यक्ति का ही परीक्षण इसमें एक बार में किया जाता है। ठीक है, अगला है मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। अगर आपको यहाँ पे पेपर में ऑप्शन में मानकीकृत परीक्षण है, मानकीकृत टेस्ट, मानकीकृत परीक्षाएं, मानकीकृत जो है और कुछ भी लगा हुआ आगे मिले, तो आपको उस ऑप्शन को नेगेटिव क्वेश्चन आए तो उसमें टिक करना है। ये नेगेटिव वर्ड होता है मानकीकृत। तो ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं, तो होता है मानकीकृत परीक्षण। मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है इतना। मानकीकृत जहाँ भी लग जाए वो बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है मानकीकृत। और इसमें शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं, बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन आपको पेपर में पूछ लिया जाए कि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से, तो आपको मानकीकृत परीक्षण को ध्यान रखना है। बाकी ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट परीक्षण का नाम है आत्मनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण कि ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय, मतलब कि जो भी परीक्षक होता है, जो उनका मूल्यांकन करता है, परीक्षण करता है कि बच्चे ने कितनी कमियां, कितनी उपलब्धियां ग्रहण की, या फिर कितनी उसमें जो कमियां रह गई अधिगम में, उन सब का जब मूल्यांकन परीक्षक करता है तो वो व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं, उसके स्वयं के निर्णय के आधार पर। किसके निर्णय के आधार पर? स्वयं निर्णय लेता है, खुद निर्णय लेगा, तभी खुद के निर्णय के आधार पर। आत्मनिष्ठ है, आत्मा, इसके नाम से स्पष्ट है। आत्म मतलब आत्मा, खुद के निर्णय के आधार पर, खुद के निर्णय के आधार पर, परीक्षक के खुद के निर्णय के आधार पर ये परीक्षण होता है। ठीक है, अगला है वस्तुनिष्ठ। मतलब कि वस्तुनिष्ठ से स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षार्थी को अलग अलग, मतलब कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर, पाठ्य पुस्तक सामग्री के आधार पर जो इसमें जो अंक दिए जाते हैं उसका परीक्षण किया जाता है। एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाते हैं। मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है कि उसको सिर्फ, मान लीजिए ये एक बच्चा है, अब इस बच्चे को 3 अलग अलग परीक्षक हैं, तो इन परीक्षकों द्वारा, तीनों परीक्षकों द्वारा इस बच्चे का जो परीक्षण करने पर सेम अंक दिए गए, सेम अंक। ठीक है, अब वो सेम अंक दिए गए तो इससे क्या होता है, जो सेम अंक मिले तो वही बच्चे को वस्तुनिष्ठ जो है परीक्षण हो रहा है। अगर अलग अलग अंक मिलते, जैसे कि एक परीक्षक ने तो बच्चे को दिए 10 अंक, 10 में से एक ने दे दिए 5 और एक ने दे दिए 7, तो यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं होता, सेम अंक मिलेंगे तो ही जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग परीक्षार्थी द्वारा एक परीक्षार्थी का अलग अलग परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करने पर या परीक्षण करने पर सेम अंक प्रदान किया जाना, तो वो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर ये परीक्षण के प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। एक और रह गया निपुणता परीक्षण। निपुणता परीक्षण मतलब कि किसी भी काम में कितनी उपलब्धि उसने हासिल की है। किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चे की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। जैसे कि अधिगम कितना ग्रहण कर लिया। अब जैसे आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब आप सीटेट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने सीटेट के कितनी पाठ्य पुस्तक सामग्री, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितना हद तक आपने समझ लिया, कितना उसकी आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली, कितना उसको आपने अधिगम को ग्रहण किया, तो वो होता है निपुणता परीक्षण कि आपने अधिगम को कितना ग्रहण किया, कितनी आपने उसकी उपलब्धि को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये होता है निपुणता परीक्षण। तो यहाँ पर परीक्षण के प्रकार हो चुके हैं, 5 परीक्षण हो गए। व्यक्तिगत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निपुणता परीक्षण। अब नेक्स्ट टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण आता है निदानात्मक शिक्षण के बाद। तो निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, देखिए पहले उसको समझ लीजिए।
मान लीजिए एक समस्या है, किसी बच्चे को एक समस्या अधिगम में कठिनाई आ रही है, तो अब इस कठिनाई का निवारण करेंगे। पहले तो कठिनाई का निवारण कैसे करेंगे, समस्या आ गई बच्चे को, तो समस्या के क्या करेंगे, हम कारणों का पता लगाएंगे। तो समस्या के कारणों का पता लगाना, ठीक है, पहले समस्या ही बच्चे को, फिर समस्या के कारणों का पता लगाना। तो जब इस समस्या के कारणों को जो हमने पता लगाया, समस्या के कारणों को जो हम पता लगा लेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक। मतलब किसी भी कठिनाई हो रही है अधिगम में, बच्चों को किसी भी अधिगम में या फिर किसी भी शैक्षणिक गतिविधि में या फिर किसी भी तरह की यदि बच्चे को कोई योजना बनाने में समस्या आ रही है, तो उस समस्या के कारणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। तो जब निदानात्मक पता लग गया हमें कि कारणों का पता लग गया कि किस कारण से इसको कठिनाई आ रही है अधिगम में, तो हम उसका उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। तो हम उसको जो उपचारात्मक कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे को उसका जो है उस प्रॉब्लम से हल बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का हल बता सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। मतलब पहले एक समस्या के कारणों का पता लगाएंगे, फिर उपचार करेंगे, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त होती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया कि पहले क्या करेंगे कि अधिगम में जो कठिनाई थी उनकी जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण का महत्व पढ़ते हैं हम। तो उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, ठीक है, कि पहला, इसके द्वारा बच्चों की जो अधिगम में या सीखने में जो कठिनाई आती है उनको क्या कर दिया जाता है, दूर करने का प्रयत्न किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में, मतलब कि कोई बालक है, मान लीजिए उसको अधिगम में कठिनाई आ रही है, ठीक है, अब वो बालक अधिगम में कठिनाई आएगी तो वो क्या करेगा, पढ़ाई से दूर होगा, उसको क्योंकि वो उस पढ़ाई को समझ नहीं पा रहा या फिर कोई भी गतिविधि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो उस गतिविधि से जो उसके मन में एक हीन भावना आ जाती है कि वो ये कार्य नहीं कर सकता, तो बच्चे को उस सही दिशा में मोड़ने में एक सहायता करता है। बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण, मतलब कि बालकों की व्यक्तित्व मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम है, खुद की एक बच्चे की एक प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का हम कारणों का पता लगाएंगे और उसका निदान उपचारात्मक कर देंगे। अगला है पॉइंट, उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई समस्या थी, पहले उस समस्या के कारणों को हमने पता लगाया और उसका हमने कर दिया उपचार, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण जब कर दिया तो बच्चों की अधिगम में जो कठिनाई थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अधिगम में जब कठिनाई जो है समाप्त हो गई तो बच्चों में क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाव हो जाता है। मतलब कि अब बच्चे ने किसी अधिगम के साथ में जो कोई त्रुटि ग्रहण कर ली, मतलब कि जब बच्चा सीखेगा तो कोई त्रुटि भी ग्रहण करेगा। अब इस त्रुटि को हमने क्या किया कि इस त्रुटि का क्या कर दिया हमने, समाधान। त्रुटि को हमने क्या कर दिया, समाधान। वो भी कैसे कर दिया, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा कर दिया, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हमने इसका समाधान कर दिया। अब जब हमने इसका त्रुटि का समाधान कर दिया तो आगे भविष्य में जो त्रुटि करेगा, ये वाली त्रुटि तो नहीं करेगा कि अभी हमने जिसका निदान किया वो त्रुटि नहीं करेगा। मान लीजिए आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब मान लो आप कि सीटेट में भगवान ना करे कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो अच्छे नंबरों से, लेकिन मान लीजिए किसी का 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से कोई रह गया। अब उसने देख लिया कि मैं 1 नंबर से रह गया, उसके 89 नंबर आ गए, 90 में से आपको 90 नंबर लाने और इसको 89 नंबर आ गए। अब जब 89 नंबर आ गए तो उसने देखा कि मैं 1 नंबर से रह गया, मान लीजिए पास होने में, पेपर क्वालिफाई होने में, तो क्या करेगा, अगली बार वो गलती थोड़ी करेगा दोबारा। अगर वो दोबारा फिर सीटेट देगा तो फिर वो उसको गलती को नहीं दोहराए कि उसने कहाँ गलती की, उसका पता लग जाएगा। तो भविष्य में होने वाली उन त्रुटियों से बचाव हो जाता है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट कि शिक्षक रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है शिक्षण को। अब शिक्षण को रोचक, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। मान लीजिए कि पहले हमें एक शिक्षण विधि से पढ़ा रहे थे, मान लीजिए किसी बच्चे को पहले हमने निगमन विधि से पढ़ाया, अमूर्त शिक्षण विधि। किससे पढ़ाया, अमूर्त शिक्षण से, अमूर्त शिक्षण से पढ़ाया,
ठीक है। जब बच्चे को अमूर्त शिक्षण से समझ में नहीं आया, मतलब कि निगमनात्मक विधि से पहले नियम और फिर उदाहरण देकर दिए हमने, तो उस विधि से समझ नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसके अधिगम में कमी रह गई, कठिनाई आ रही उसे, तो फिर हम क्या करेंगे, इस शिक्षण विधि को चेंज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम मूर्त शिक्षण देंगे। मूर्त शिक्षण मतलब कि बच्चे को पहले आगमन विधि के तरफ लेकर जाएंगे। निगमन विधि पहले दी हमने, नहीं आया बच्चे को समझ, तो हम बच्चे को अब क्या करेंगे, आगमन विधि देंगे। तो शिक्षण क्या हुआ, पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बना। कि पहले शिक्षण विधि बदलना, मतलब कि जब एक शिक्षण विधि से बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो दूसरी शिक्षण विधि का उपयोग करना। इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य रोचक, उद्देश्यपूर्ण और रुचिपूर्ण होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीटेट की जो पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, उसकी क्लास खत्म हो चुकी है। उसके मतलब जितने भी कंटेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो यहाँ पर एंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे कंटेंट्स वो समझ आए होंगे। अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप एक एक प्लेलिस्ट से जा करके, प्लेलिस्ट से में जा करके एक एक क्लास को आसानी से देख सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको किसी और सब्जेक्ट की जो है क्लास लेकर के आऊँगा और फिर धीरे धीरे मैं आपको इनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।